उनको जी बच्चे, तो अब तक जो हमने पॉइंट्स किए हैं चेक, या जिनको हमने अब तक डिस्कस किया है, उसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन देखा था। इसमें जो मिड टर्म से पहले का आपका कोर्स होगा, उसमें आपका मिड का पता है कब तक है? जो मैंने, मेरा ख्याल है वकार के साथ शेयर किया था एक दफा एकेडमिक कैलेंडर जो था। मैम आई थिंक 3 से 7 मई तक का सुना है। 3 से 7 मई का? जी मैम। ठीक है। चल, मैं चूंकि इस वक्त घर हूँ, नहीं तो ऑफिस में कल और परसों तो मैंने ऑफिस में क्लास ली थी, वहाँ पे कैलेंडर मेरे पास ही होता है। चले, मैं कंफर्म भी कर दूंगी कल, अभी मैंने जाना है थोड़ी देर तक। तो उसमें जो मेजर चीज़ें अभी तक हमने की हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपकी जो स्कूल ऑफ थॉट्स है। स्कूल ऑफ थॉट्स पे ये चीज़ें और फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की थेरीज और फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, उस पे ये चीज़ें सारी बेस करती हैं जो टीचिंग मेथड्स होते हैं। फर्स्ट और सेकंड, सॉरी, वो बिहेवियरिज्म और दूसरा क्या था, मेंटलिज्म, वो थेरीज और फिर स्कूल ऑफ थॉट्स उनसे इंस्पायर्ड हैं सारे के सारे जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स हैं, या सिंपली जो सेकंड या फॉरेन लैंग्वेज के टीचिंग मेथड्स हैं। उसमें हमने बात की थी, मैं इनको बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इसके बारे में क्लियर हो जाए। कल मैं चाह रही हूँ कि हम लोग, आप उसको ना, जो आपके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको भी आप डिवाइड करके ना हम उसको डिस्कस कर लें। आई डोंट आस्क यू कि सारा कुछ उसमें आप ही करें। यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ योर क्लासेस, यू कैन डिवाइड दैट कॉलम वाइज, या जिस तरह भी आप उसको डिवाइड करें, और फिर हम उसको मिलके डिस्कस भी कर लेंगे, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं, मेरा ख्याल है पिछली जो हमारी वीक गुजरा उसमें भी आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म और जो है जनरेटिविज्म, जिसको चॉम्स्की लिंग्विस्टिक्स वहाँ पे लिखा हुआ है, एंड द थर्ड वन जो विच इज एक्चुअली फोर्थ वन, क्योंकि फर्स्ट वन हिस्टोरिसिज्म होता है जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे अब, एंड द लास्ट वन फंक्शनलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो आपको पता है कि दैट वाज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, और not based on but that collaborated with behaviorism to give rise to a teaching approach or a teaching method, जिसको कि हम audio lingualism कहते हैं। And we will now check, अब जो हम चीज़ करने जा रहे हैं, these are teaching methods, and we will check that how the insights or how the spirit from structuralism and behaviorism has been infused into ऑडियोलिंगुअलिज्म। ठीक है, मतलब ये एक ट्रेंड था जो चल रहा था। सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, जिससे जब जरूरत ये पड़ी कि मतलब पहली दफा, पहले तो लोग जैसे भी पढ़ाते होंगे टीचिंग सेकंड लैंग्वेजेस, जाहिर है सीखते ही होंगे, ये तो पुराने जमाने से सीखते होंगे, लेकिन कैसे सीखते होंगे वी डोंट नो। लेकिन जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड हमारे पास टीचिंग मेथड है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जिसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, सबसे ओल्ड डॉक्यूमेंटेड मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड में मैंने आपको बताया था कि मेरा ख्याल है कि मैंने जो आपकी एक क्लास है उसको नहीं बताया था, बिकॉज आई वाज एट दैट टाइम थिंकिंग टू स्किप योर क्लास। लेकिन जो करम लोगों की क्लास है, अरीज लोगों की, उनके साथ
मैंने डिस्कस किए थे ये टीचिंग मेथड्स, तो those will be revised today and I will try to add one more. So this class is a sort of repetition of the things जिसमें शायद कुछ ऐड भी हो जाए, कोई टेक्निकल चीज भी शायद उसमें ऐड हो। अच्छा, थेरीज के हवाले से जो एक बात फिर बताऊं, पहले भी की है कि बिहेवियरिज्म और जो मेंटलिज्म थे, these were the theories, these are the theories of psycholinguistics, sorry psychology, simply psycholinguistics भी ना कहें आप, इनको psychology कहें, and these were basically presented to tell the process of learning or the process of acquisition of L1. L1 के लिए इनको प्रेजेंट किया गया था, बट लेटर ऑन जो थेरीज ये क्या थी, साइकोलॉजी की थी, साइकोलिंग्विस्ट ने फिर इनको बोरो किया एंड दे ट्राइड to explain the processes of L1 with the help of these theories, and later on these theories were applied to second language acquisition or second language learning as well. So उन्होंने कहा कि जो processes L1 acquisition में होते हैं शायद वही L2 acquisition में भी होते हो, तो इसको उस पे भी apply करना चाहिए, and because these theories were applied on first language acquisition and first language is most of the time learned orally. ये सिर्फ oral होती है, it's not written or it's not read most of the time. लिखी या पढ़ी भी जाए अगर बाद में, तो that will be through training, but basically जो first language acquisition जो हर कोई acquire कर सकता है, either that person is literate or not, वो जो skill acquire करता है वो skills oral skills होती हैं. So basically these were applied to oral skills first. अच्छा, फिर GTM जो है वो पहले का है, उसके बाद में फिर अप्लाई करना शुरू किया गया इस पे स्ट्रक्चरलिज्म पे, स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई करना शुरू किया गया टीचिंग मेथड्स पे in the beginning, and then there was also a wave of the followers of Chomsky जिन्होंने natural approach को develop किया, and they tried to apply all the ideas Chomsky presented about acquisition, first language acquisition or second language acquisition through natural approach or natural method, जिसके handouts भी हैं आपके पास. और क्या मैं बात करने वाली थी, yes, उसके साथ ही जो एक और मेथड डायरेक्ट मेथड आया, तो डायरेक्ट मेथड वाज आल्सो हैविंग सम इनसाइट्स ऑफ डायरेक्ट नेचुरल अप्रोच. उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो डायरेक्ट मेथड इज नॉट एग्जैक्टली फॉलोइंग एंड इट्स नॉट गिवन एनीवेयर कि ये नेचुरल अप्रोच को फॉलो कर रहा है या ये चॉम्स्की के आइडियाज को फॉलो कर रहा है, बट व्हेन वी चेक इट, इट सीम्स टू have a little bit influence of natural approach, कुछ हमें लगता है. फिर उसके बाद फंक्शनलिज्म की बात आ जाती है, that gave rise to a teaching method which was called communicative language teaching and which was totally task based. उसमें communicative language teaching में ये बात की गई कि the purpose of language is to communicate and its purpose is to perform daily life tasks, और daily life tasks जो हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए जो भी आप क्लास में प्रेजेंट करते हैं. एंड द वर्ड मीनिंगफुल मीन्स दैट दोज टास्क शुड बी रेलेवेंट टू द लाइफ ऑफ द पर्सन, लाइफ ऑफ द लर्नर हु इज लर्निंग दैट लैंग्वेज. तो इसमें फिर इंडिविजुअल ये भी हो सकता है कि सिलेबस जो है वो इंडिविजुअल बने, क्योंकि टास्क हो सकता है हर किसी की जो उसमें जो लाइफ है उसमें गोल्स डिफरेंट हो. मतलब
लैंग्वेज टीचिंग की जो क्लास होती है मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें डिफरेंट ऑक्यूपेशन से लोग हो सकते हैं। हो सकता है कोई स्टडी पर्पसेस के लिए लैंग्वेज सीखना चाह रहा हो, कोई बिजनेस के लिए सीखना चाह रहा हो, कोई एम्प्लॉयमेंट सीकिंग के लिए जाना चाह रहा हो, कोई ऑलरेडी कोई जॉब ढूंढ चुका हो उसके लिए सीखना चाह रहा हो। तो देयर कैन बी डिफरेंस इन टास्क्स। तो बट whatever is the way in which the teacher handles the production or the designing of tasks, इसमें हमने डेवलप टास्क ही करने होते हैं। और इसमें फिर जाहिर है चूंकि इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू दी नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, नीड्स ऑफ द लैंग्वेज लर्नर, के हर लैंग्वेज लर्नर की नीड्स मुख्तलिफ हैं। तो जाहिर है फिर इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ये नंबर ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स वो भी कम हो जाता है। इट्स ओनली इन द केस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें आप दिल खोल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। एंड GTM इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, जो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमिकली अच्छे कंट्रीज नहीं है लाइक आवर ओन कंट्री, इनमें जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, बिकॉज वी हैव लेस रिसोर्सेज। बाकी जितने भी मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड हो गया, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हो गया, नेचुरल अप्रोच, और मैं शायद एक आध कोई मिस भी कर रही हूँ, ऑडियो लिंगुअलिज्म, इन सब में आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, यू नीड हेल्प ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन द फर्स्ट मेथड जो GTM था उसमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे स्कूलों में भी बच्चों की क्लास में 60-70 बच्चे आराम से उनको टीचर जो है वो लैंग्वेज पढ़ा रहा होता है। In our primary schools or in our even the schools which claim that those are English medium schools, but those are not, उसमें भी जो होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। सो to check all these teaching methods, मैंने जो इसमें बुक सेलेक्ट की that is a book by Larson, और उसने क्या किया हुआ है कि उसने इन सारे टीचिंग मेथड्स को क्लासरूम्स में जाके देखा हुआ। मतलब वो जहाँ पे भी उसको पता चला के जी यहाँ पे इस क्लासरूम में जो लैंग्वेज टीचिंग हो रही है वो सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग जो हो रही है वो GTM से हो रही है, तो वो वहाँ चला गया। अगर उसको पता चला कि डायरेक्ट मेथड से फलां जगह पे पढ़ाते हैं तो वो वहाँ चला गया, एंड ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट क्लास। It might be a possibility that he put some camera there जिससे recording हो गई, या he himself participated in the class, जैसे भी बहरहाल उसने classroom की observation की, and he wrote a book about observations। इसमें एक तो मैंने आपको जो आपकी मॉर्निंग की है क्लास, आपको मैंने पिक्चर सेंड की है, बिकॉज आई एम श्योर दैट you people haven't still got your handouts। तो इसमें सिर्फ डिस्कस तो हम करेंगे काफी सारे methods, but the first one जो है, just to give you an idea, I have sent you WhatsApp of a few pages, 3 pages की मैंने आपको सेंड की है। तो इसमें जो आप लोग ये हैंडआउट्स कैसे लेंगे बच्चे, जिन लोगों के पास नहीं है? Can you contact, do you have the number of that photocopier? How will you contact him कि वो आपको कैसे handouts provide करेगा? Yes, Miss Huma, where are you? Miss Huma, Mr. Bokar. अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक्चुअली
मैम ग्रुप में मैसेज किया था हुमा ने कि एक मैम कोई आतिफ फोटो शॉप है वहाँ पे नोट्स पड़े हैं, तो मैम मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहीं से जाके ले लिए हैं, अपने खुद ही जाके कहाँ लिए हैं मैम। कहाँ से ले लिए हैं? मैम यूनिवर्सिटी से? नहीं मैम, मैम डीपीएस स्कूल के साथ एक कॉपी शॉप है पड़ी, वहाँ पे आई थिंक आतिफ नाम से कोई है पड़ी, तो मैम वहाँ से लिए हैं बच्चों ने। मैम आतिफ वहां फोटो पे स्टेट। वहां पे हैंडआउट्स कैसे चले गए? हुमा मैम हैंडआउट्स वहां कैसे चले गए? मैंने तो आपको यूनिवर्सिटी वाली फोटोशॉप का बताया था। शी पिक्ड मैम फ्रॉम। जी। मैम मैम आई थिंक यूनी में मैम इंटर नहीं होने दे रहे, एंड मैम मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किसने रखवाए हैं नोट्स, लेकिन मैम वहाँ पे हैं पड़े। मैम कल शाम को ही आ गए थे वहाँ पे, पहले नहीं थे, पहले बच्चे गए थे, पहले वहाँ पे नहीं मिल रहे थे, फिर पता नहीं किसने रखवाए हैं वहाँ पे, तो वहाँ से अब मिल रहे हैं। अच्छा, चलें, अच्छी बात है अगर मिल रहे हैं तो। आप सब लोगों ने तो ले लिए थे ना वो कार? आपकी सॉरी करम, अरीज, आप लोगों ने ले लिए हुए हैं सबने? मैम ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने उस दिन ले लिए थे मेरे ख्याल से तो। चलें, ठीक है, ठीक, सही। अच्छा, तो इसमें जो है ऑब्जर्वेशन 1, तो फिर तो आपके पास हैंडआउट्स हैं, आप मुझे बता देते वो कार के। वी हैव गॉट दीज हैंडआउट्स। अच्छा, मैम इसमें जो स्टूडेंट्स के पास नहीं भी थे मैम, कुछ स्टूडेंट्स थे। चलें, ठीक ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, दैट इज द क्लास इज रीडिंग एन एक्सर्प्ट फ्रॉम मार्क ट्वेन्स लाइफ ऑन द मिसिसिपी। एंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और रीडिंग जो कर रहे हैं वो फिर हर, मतलब उन्होंने जो भी एक्टिविटी की वो पढ़े, उन्होंने छलांगे लगाई, या उन्होंने कोई राइटिंग एक्टिविटी की, या उन्होंने कोई ड्रिल की, या उन्होंने कोई पहाड़ा पढ़ा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विच वाज डन इन द क्लास, ये उसको डिस्कस करता है, उसको बताता है, और फिर कहता है कि ये जो काम किया गया ये फ्ला प्रिंसिपल के तहत किया गया। तो फर्स्ट वन जो चीज है, द क्लासेस, फर्स्ट जो प्रिंसिपल वो डिस्कस कर रहा है, अ फंडामेंटल पर्पस ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज टू बी एबल टू रीड इट्स लिटरेचर। अच्छा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि लिटरेचर के थ्रू दे बिलीव दैट लैंग्वेज इज टॉट थ्रू लिटरेचर। अच्छा, इसमें यू कैन चेक दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हम शुरू शुरू की क्लासेस में पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता अब शायद चेंज कर दिया गया हो, उसमें मोस्टली जो बुक्स है वो इंग्लिश लिटरेचर पर मबनी होती हैं। Even in first year and second year also, we read short stories. Short stories is also a form of literature. तो short stories पढ़ते हैं, या हम poems पढ़ते हैं, या हम novel पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम actually क्लास 12 तक जो हम इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, वो हमें लैंग्वेज टीचिंग के पर्पज से पढ़ाया जा रहा होता है। मतलब the purpose of including that course, the English course till class 12 or till grade 12, from grade 1 onwards, is to teach us English as a second language. हम उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, this is another thing. तो ग्रामर, because in most of our schools grammar translation method is applied. तो सिवाय उन चंद बच्चों के जो फर्ज करें यहाँ पे बीकन हाउस से पढ़े होंगे, या सिटी इज क्लोजर टू बीकन हाउस एंड ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल, और चंद एक और ब्रांचेस भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो जिनकी चेन ज़्यादा है वो ब्लूमफील्ड हॉल और यही हैं जिनमें ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन और चंद एक जो हमारी चेन्स हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की, जो डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू पढ़ाती हैं। अदरवाइज इन 80% स्कूल्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज स्टिल वर्किंग। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो टेक्स्ट है वो लिटरेचर बेस्ड होती है। अच्छा, मतलब उनका ख्याल है कि जो लैंग्वेज है उसको लिटरेचर के थ्रू सिखाया जाना
जाना चाहिए, या लिटरेचर हैज़ द एबिलिटी दैट लैंग्वेज मस्ट बी टॉट थ्रू इट। सेकेंड है जी स्टूडेंट ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश। अब ये जिस क्लासरूम में गया है वो क्लासरूम स्पेन में है, ठीक है, स्पेन में है, और स्पेनिश बच्चे जो हैं वो इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर वो हो सकता है हमारे यहाँ पे आता है तो वो कहते हैं जी कि बच्चे जो हैं वो इंग्लिश से ट्रांसलेशन कर रहे हैं उर्दू में, बट बिकॉज द पर्सन जिसने ये बुक लिखी है वो स्पेन में गया, जीटीएम की क्लास उसने जो ऑब्जर्व की दैट वाज इन स्पेन, तो वहाँ पे जो काम हो रहा था वो ट्रांसलेशन का हो रहा था। एज वी नो फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द नेम ऑफ और फ्रॉम द लेवल ऑफ जीटीएम के ये ग्रामर, इसमें ग्रामर पे फोकस है और इसमें ट्रांसलेशन पे फोकस है, तो वी विल सी के इसमें ट्रांसलेशन होती है L1 से L2 में और L2 से L1 में। अच्छा, फिर उसके बाद है जी टीचर आस्क स्टूडेंट्स इन देयर नेटिव लैंग्वेज इफ दे हैव एनी क्वेश्चन। यहाँ से हमें जो बात पता चल रही है वो ये है कि ये नीचे पता नहीं क्या लिखा हुआ है जो कि इसमें मिटा हुआ है, L2 स्पीच इज नॉट दी फोकस माइट बी, कि L2 में बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप जो कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन टीचर स्टूडेंट की है, स्टूडेंट टीचर की है, या स्टूडेंट स्टूडेंट की है, वो टीचर आप अपनी L1 में भी कर सकते हैं, तो L1 जो है वो अलाउड होती है क्लासरूम में। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स राइट of the answer to the reading comprehension। reading comprehension होती है इसमें because the principle is because reading and writing are focused। इसमें जो focus skills हैं वो reading and writing हैं, not speaking or listening। the teacher decides whether an answer is correct or not। if the answer is incorrect the teacher selects a different student to supply the correct answer। और इसको डिटेल में आप खुद पढ़ लीजिएगा। टीचर is authority, students get the correct answer from the teacher, और टीचर जैसे भी वो प्रोवाइड करे, बेशक वो किसी और स्टूडेंट से कहे कि इसने जो गलत बोला है उसको सही करो, या इसने जो गलत लिखा है उसको सही करो, या वो खुद से प्रोवाइड करे, बट he or she has to provide the correct answer। students translate new words। पहले हम पैसेज की बात कर रहे थे, वर्ड्स की भी ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। इक्विवेलेंट्स, दोनों लैंग्वेजेस का कंपैरिजन किया जाता है, दोनों लैंग्वेजेस में इक्विवेलेंट्स ट्राई करने की कोशिश की जाती है। जैसे हम लोग जो हैं, हमने हर लफ्ज जो है वो ट्रांसलेशन के थ्रू सीखा है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, और इसी तरह हमने जो वॉवल साउंड सीखी हैं या कॉन्सोनेंट साउंड सीखी हैं वो भी हमने कंपैरिजन करके सीखी हैं अपनी उर्दू लैंग्वेज के साथ। हालांकि जो साउंड्स होती हैं वो हर लैंग्वेज में डिफरेंट होती हैं, बिकॉज दे ऑल नॉट बिकॉज बट क्या मैं कहने लगी थी, ऑल्दो दे रिजेंबल, के साउंड्स लगता है कि ये एक जैसी हैं, बट द साउंड्स डिफर फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। जैसे इन द केस ऑफ, अब इस चूंकि हम लोगों को इसके थ्रू पढ़ाया गया था तो हमने बहुत से वॉवल साउंड्स को हम उस तरह प्रोनाउंस नहीं करते। आई विल नॉट से दैट इट्स नॉट राइट कि जी हम गलत करते हैं, इट्स अनदर डिबेट कि ये गलत है ये सही है, बट व्हाट वी डू दैट वी ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर, और वी आल्सो ट्राई, जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है हम उसको अप्लाई करके सीखते हैं L2 को भी। जैसे इन केस ऑफ जो जिसको हम नो बोलते हैं, आपको तो पढ़ाया जाहिर है मैंने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में भी, नो हम बोलते हैं, और हम क्या करते हैं, द आइडिया बिहाइंड प्रोनाउंसिंग इट नो इज के जी ये जो ओ है ना, ये हमारी वाओ जो होती है ना उसका इक्विवेलेंट है, ऐसे ही करते हैं ना हम, तो इसलिए इसको हम होता है कि नहीं होता कि मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। वेयर आर यू पीपल? जी मैम ऐसे ही होता है। चलें जी, शहजाद ने इसकी तस्दीक कर दी है तो अब मैं इससे आगे चलूंगी।
हम उसको एक्चुअली क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, इट्स नो। इसमें जो वॉवल साउंड यूज होती है उसको हमने पढ़ा था कि दैट्स ठीक है। तो एक्चुअली जो अंग्रेज बोलता है, अंग्रेजों के पास ये वाला वॉवल नहीं है जो हमने इस पे लगाया हुआ है। अंग्रेज जो वॉवल यहाँ पे इस्तेमाल करता है वो औ है। सो ही प्रोनाउंसेस इट एज नो एंड वी प्रोनाउंस इट एज नो। ठीक है। तो ऐसे ही जो लैंग्वेज के जो वोकैबुलरी आइटम्स भी सीखे जाते हैं वो वोकैबुलरी आइटम्स भी कंपैरिजन से सीखे जाते हैं। टेबल है तो टेबल का मतलब है मेज, स्टूल है तो स्टूल का मतलब है ऐसा स्टूल। ये नहीं हमने ज़हन में सोचना कि वो अंग्रेज पता नहीं कैसा उसका स्टूल पता नहीं कैसा होता होगा, लेकिन हमने उसको अपने जो चीजें हैं उसमें उनको देखना है ट्रांसलेट करने के लिए या वोकैबुलरी को सीखने के लिए। अच्छा, कितने मिनट्स हो गए हमें स्टार्ट किए हुए क्लास? मैम 26 मिनट्स। चले ठीक है, सो स्टिल वी हैव टाइम। अच्छा, इससे नेक्स्ट है आपकी कोई क्लास? जी मैम सराफिज की आई थिंक है 12:30। सर हाफिज जब आपको नॉक करेंगे ना तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। अच्छा, क्या है? यस, इक्विवेलेंट्स ऑफ L2 इन L1 ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर नेक्स्ट 7 इज स्टूडेंट्स लर्न द इंग्लिश TY कॉरेस्पॉन्ड्स टू डैड एंड डैड इन स्पेनिश। अब क्या करते हैं बच्चे, बच्चे नहीं मतलब उनके टीचर क्या करते हैं कि वो इंग्लिश में जो डिफरेंट यूज किए जाते हैं फिक्सेस, वो उनको भी पैरेलल करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पैरेलल है, ये इंग्लिश का जो TY है ये हमारी लैंग्वेज के फलां जो सफिक्स है उसके पैरेलल है। इसमें मैंने क्या एग्जांपल दी थी बच्चे आपको लास्ट वीक जब मैंने पढ़ाया है, तो वो एग्जांपल आई गेव टू यू कि उर्दू में जैसे इखलाकियात जी जी इखलाक से, जैसे याद की मैंने बात की थी, जैसे इखलाक से इखलाकियात होता है और क्या होता है? जी अनीला, आप क्या बता रही थी? मैम ये बताया था कि आपने एथिक्स की एग्जांपल दी थी। जी एथिक्स की एग्जांपल दी थी कि जैसे नहीं किस तरह दी थी, फिर बताएं जरा। मैम आपने कहा था कि एथनिक से हम एथनिसिटी बनाते हैं और इखलाक से इखलाकियात उर्दू में। ठीक है, तो हमारा जो उर्दू में इसका DAD और TAD का हो सकता है एक अल्टरनेटिव या एक मुतबादिल वो याद हो सकता है। मतलब हम भी उर्दू में ऐसे फिक्सेस यूज करते हैं, उनको कंपेयर करके पढ़ाने की कोशिश की जाती है। मतलब दे ट्राई टू मेक यूज ऑफ L1 एज मच एज पॉसिबल। डिडक्टिव अप्रोच इसमें होती है। डिडक्टिव और इंडक्टिव का जिक्र आप लोगों से मैंने किया है या नहीं मुझे याद नहीं है। वकार आपसे तो किया है, लेकिन वकार लोगों से पता नहीं किया है या नहीं। यहाँ पे सामने और कोई मॉर्निंग से मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मैम किया था मैम आपने किया था, चले फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिव अप्रोच होती है, यानी रूल्स पहले पढ़ाए जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि इन रूल्स को आप अप्लाई करें, जैसा कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में होता है। और स्टूडेंट्स मेमोरी को लर्न करते हैं एंड द टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू स्टेट द ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स को बयान भी करवाया जाता है कि चलो भाई तुम खड़े हो जाओ और बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। एंड
The next observation 12th one जो है वो ये है कि students memorize present tense, past tense and past participle forms of one set of irregular verbs. मतलब students memorize करते हैं different grammatical things को. वो grammatical structures tense से related भी हो सकती हैं, वो कोई और form of sentence भी हो सकती है. जो भी हो, बच्चे जो हैं वो try करते हैं कि वो टीचर ट्राई करता है कि बच्चे मेमोराइज करें स्ट्रक्चर्स को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को. बाकी इसकी चीजें जो है वो आपने खुद पढ़नी है. आप लोगों ने पढ़ी हुई है? अरीज, महवेश, अनीला? यस मैम, इसकी वो ऑब्जर्वेशन रीड की थी. नहीं, ऑब्जर्वेशंस के बाद ये जो रिव्यूइंग द प्रिंसिपल भी पढ़े, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम. जी. उसके बाद जो मेथड है दैट्स डायरेक्ट मेथड ऑन चैप्टर ऑन पेज 22. इसमें the students read aloud a passage about United States geography. इसमें क्या हुआ, शुरू से रीडिंग शुरू हो गई, इसका मतलब है कि रीडिंग पे फोकस है. और reading is the target language, should be taught from the beginning of language instruction. However, the reading skill will be developed through the practice with speaking. Speaking is also given importance. Language is, because language is primarily speech. Culture consists of more than the fine arts. इसमें culture का word use किया गया है instead of literature, के जो second language learners हैं उनको cultural knowledge के through language सिखानी चाहिए. And instead of talking about literature, what they do कि वो इसमें अपने different aspects of culture use करते हैं. जैसे इसमें पहले वाले में इसमें क्या था भला, जियोग्राफी की बात थी, किसी एक शहर या किसी एक एरिया को लिया गया था और उसकी जियोग्राफी की बात की गई थी. The teacher points to a part of the map for each sentence after each sentence is read. अच्छा, इसमें एक बात ये मैंने की थी कि डायरेक्ट मेथड को हम डायरेक्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वो अलाउड नहीं होती. हमें क्या नहीं अलाउड होती? L1 मैम. यस, L1 मैम. L1 का यूज अलाउड नहीं होता. तो इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, बिकॉज द आइडियाज व्हिच कम इनटू द माइंड ऑफ द टीचर और द स्टूडेंट्स आर सबके सबको उसको डायरेक्टली ट्रांसफर करना है L2 में. सिर्फ L2 ही बोलनी है, L1 का कोई लफ्ज कोई चीज भी इसमें इस्तेमाल नहीं होगी. इवन द वोकैबुलरी इज नॉट टॉट थ्रू ट्रांसलेशन, और जिसकी वजह से इसमें फिर मुश्किलात पेश आती हैं. टीचर को ड्रॉ करना पड़ता है, टीचर को पिक्चर्स यूज़ करना पड़ती हैं, टीचर को रियलियाज यूज़ करने पड़ते हैं. रियलियाज मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स को कहते हैं कि एक बड़ी चीज़ अगर आपने कोई बतानी है तो द टीचर विल ब्रिंग द स्मॉल मॉडल ऑफ दैट थिंग इनटू द क्लास, वो समझाने के लिए. आइदर द टीचर विल ड्रॉ और द टीचर विल शो द पिक्चर, or he will bring a chart or he will bring a map, जो भी है. मतलब हर चीज जो है वो सिखानी पड़ती है with the help of realia. ऑब्जेक्ट्स को दिखाना पड़ता है क्योंकि ट्रांसलेशन तो अलाउड नहीं है. ठीक. So it here comes a sort of difficulty कि टीचर बिल्कुल भी उसको डिपेंड करना पड़ता है कि बच्चा कुछ भी पूछ ले, कि फर्ज करें बच्चा ये भी पूछ ले कि कप क्या है. हम तो चूंकि कप जो वर्ड है, कप मेरे सामने पड़ा हुआ है और उसमें चाय भी पड़ी हुई है, इसी कप ही मैंने उसकी एग्जांपल दे दी आपको कि कप जो है वो हमारे लिए इट्स नॉट डिफिकल्ट बिकॉज इट्स ऑल्सो इन आवर ओन we have adopted this word. This is a sort of
लोन वर्ड या जो भी कहें आप, ये हमारा पार्ट ऑफ, बल्कि हमने बहुत सारे वर्ड यूज उसमें अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश से ले लिए हुए हैं। ये भी हमने उसमें पढ़ा था, आपकी जो इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स था उसमें। आपको जग मग, ये सब जग मग, ये सारे वर्ड जो हैं, ग्लास, प्लेट, ये सब वर्ड हम ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग कि अगर एक सिंपल सा वर्ड भी हो, जैसे ग्लास है, और आप ये सोचें कि हम ग्लास वर्ड अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहे, जैसे हम कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। फर्स्ट करें वो एक श्रीलंकन बच्चा है जो ग्लास को ग्लास नहीं कहता, कुछ और कहता है, उसके सामने एक ग्लास का वर्ड आ जाए और वो अपने टीचर से पूछे कि सर ये ग्लास क्या है, तो क्या करेगा टीचर फिर? टीचर will have to draw that on the board or he will tell के बच्चे ये ग्लास है जिससे हम पानी पीते हैं। So this is the difficult phase। अगर बच्चा ये पूछ लेता है कि जी बॉटल किसको कहते हैं, और उसके अपनी लैंग्वेज में बॉटल का वर्ड यूज नहीं होता, हम तो चले बॉटल वर्ड भी यूज करते हैं, इससे मिलता जुलता वर्ड बोतल भी यूज करते हैं। तो अगर बच्चा पूछता है कि बॉटल क्या है, तो व्हाट द टीचर विल हैव टू डू। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो टीचर है वो तो हर वक्त बहुत क्या है, आसानी में है कि जो भी वर्ड बच्चा बोलेगा या जो भी वर्ड वो सिखाना चाहता है वो जस्ट फौरन से उसका सब्स्टिट्यूट L1 से दे देगा और बच्चे को उसकी समझ आ जाएगी। लेकिन इसमें डायरेक्ट मेथड में उसको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो बेचारा जो है वो ट्रबल में रहता है। उसने अगर कोई भी लेसन पढ़ाना है तो ही और शी विल हैव टू कम विद प्रेपरेशन। इसमें ये नए वोकैबुलरी आइटम्स हैं, ये मैं ड्रॉ करूंगा या करूंगी, इसकी मैं पिक्चर लेके जाऊंगी, इसकी मैं रियालिया लेके जाऊंगी, इसको मैं चार्ट पे बनाऊंगी। सो दे हैव टू वर्क अ लॉट। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, the teacher uses the target language to ask the students if they have a question. If students use the target language to ask their if, तो नहीं आया यहाँ पे, मतलब बच्चों से टीचर पूछता है कि क्वेश्चन पूछें, और बच्चे जो हैं वो नेटिव लैंग्वेज को यूज नहीं करते, वो L2 में ही क्वेश्चन पूछते हैं। The teacher answers the students' questions by drawing on the blackboard or giving examples. The teacher asks a question about the map in the target language, to which the students reply in a complete sentence. अच्छा, इसमें complete sentence बोलना है, हाँ ये ना में जवाब नहीं देना, और क्या करना है कि अगर पूरे सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो पूरे क्वेश्चन में ही आंसर देना है। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग अरेबिक। क्या दी थी मैम? क्वेश्चन का आंसर आप मैम नाम की दी थी आपने। पूरी बताए ना मैम। आपकी मतलब मतलब टीचर जो थी वो जैसे भी पढ़ाती थी तो आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो नाम मतलब उसमें याद किया हुआ था, हर क्वेश्चन के आगे नाम लिख देते थे। नाम लिख देते थे आप। ऐसे ही जिस बेचारे को, मेरे जैसे को अंग्रेजी ना आती हो, वो भी यही कोशिश करता है कि वो यस या नो में जवाब दे दे। है आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस? बच्चों के क्वेश्चंस नहीं होते लेसन के मुतल्लिक, जो क्वेश्चंस होते हैं yes, जो दो लाइनों में जवाब होता है, और उस वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि आप यस से जवाब दे दें।
यस मैम, जैसे हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, डू यू एवर विजिटेड अ पार्क, तो वो सिंपली में यस या अरेबिक नो। में जी बिल्कुल, आप तो टीचिंग भी करती रही हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग इट। इंस्टेड ऑफ गिविंग द होल टेंड टू प्रोवाइड द आंसर ओनली इन यस एंड नो, तो वो इसमें अलाउड नहीं होता। अगर आपने पूरा सेंटेंस बोला है तो फॉर एग्जाम्पल यस नो से अलावा भी अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आई एम नॉट अलाउड टू ओनली टेल माई नेम, आई विल हैव टू प्रोड्यूस द होल सेंटेंस। माई नेम इज अमारा फर्रुख, आई कांट से अमारा फर्रुख। ठीक है, तो जो भी सवाल पूछा जाए बच्चे को उसका जवाब जो है, बच्चा हो या बड़ा जो भी लैंग्वेज सीख रहा है, वो होल सेंटेंस में देना पड़ता है। अच्छा, इसमें टीचर जो है वो सेल्फ करेक्शन कराता है बच्चे से, उसको ऑप्शंस देता है, चॉइस देता है। और इसमें क्या होता है, दी पर्पस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे फोकस है। और एक्टिविटीज होती हैं इसमें। जी बच्चे, मेरा ख्याल है कनेक्शन लूज हो गया था। आई लॉस्ट माई कनेक्शन विच इज नाउ अगेन बैक। राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है, स्किल्स इसमें सारी इम्पोर्टेंट होती हैं। ग्रामर शुड बी टॉट इन स्कूल्स। खुद सो रहा है, मैम आई आपकी शुड आवाज कट रही स्टॉप है। माई रिकॉर्डिंग हियर, उसके बाद हमें सब क्यों जा रहे हैं? क्लास खत्म हो गई है? पता नहीं, मैम ने आई थिंक लेफ्ट कर दी क्लास को।
इस वजह से सॉल्व किया। ओके ओके, थैंक यू। मैम कह रही हैं मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ, आप क्लास लेफ्ट में कीजिएगा। करम और सर हाफिज की फिर कब होगी?